स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल न्यू काशी स्टडी क्लासेस पर। देखिए, हमने जो स्टार्ट किया है क्लासेज प्राचीन इतिहास का, जिसमें में आधे इतिहास का ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो हो चुके हैं, आज उसी का ये तीसरा वीडियो है। मतलब कुल मिला जुला के प्राचीन इतिहास में 4 वीडियो हो जाएंगे। एक में परिचय मैंने दिया था और 2 में सिंधु घाटी सभ्यता। आज ये तीसरा वीडियो है और एक और वीडियो आएगा जिसमें समाप्त हो जाएगा। बस 5 मिनट का और वीडियो इसके बाद बचेगा, जिसमें है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। बाकी तो आज सभी बातें खत्म हो जाएंगी जितनी भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आधे इतिहास का। और हाँ, जो उनका जो डाउट है प्रशांत का कि सर जल्दी से ख़त्म करवाइए जिससे कि हमारा कल्याण हो जाए, तो देखिए, और अब कहना है कि उसका एक दिन में 2 वीडियो बनाइए, तो ठीक है, कल से हो सकता है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगर मेरे पढ़ाने से एक भी बच्चे का अगर कल्याण होता है तो क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा। कल से हो सकता है कि 2 क्लासेज लेंगे, ठीक है। और जो सुपर ब्रदर्स का कमेंट है कि एडी और बीसी क्या है, तो हो सकता है कि 1 मिनट 60 वीडियो लगेगा, 1 मिनट में उसको समझा देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आधे इतिहास। सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें नगर योजना मतलब जो नगर टाउन प्लानिंग थी, शहर कैसे बने थे, तो इनकी जो शहर व्यवस्था थी वो ग्रिड सिस्टम पे था। ग्रिड सिस्टम का मतलब जाल प्रणाली पर, जैसे सड़क मान लीजिए कि ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे सड़क जा रहा है, तो ऐसे ऐसे ग्रिड सिस्टम पे बने थे, मतलब एकदम समकोण पर बने हुए थे। सड़क ऐसे जा रहा है तो उस पर मकान ऐसे बनेंगे, और इनके जो मकान के जो दरवाजे खुलते थे वो सड़क की तरफ ना खुल के पीछे की तरफ खुलते थे, ताकि धूल कण गर्दा ये सब न आए। बड़ी सिस्टमेटिक ढंग से इनकी सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर प्रणाली थी, तो इसमें सर्वप्रमुख जो विशेषता है इनकी नगर योजना एवं जल निकास प्रणाली। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, इनकी नगर योजना जो थी वो कैसी थी, जाल प्रणाली पर आधारित थी, ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी। और जल निकास प्रणाली का मतलब इनके जो बस्तियां बसी थी, उस बस्तियों में से नालियां निकली थी, जैसे आज भी होता है ना, नालियां निकली है। और उस नालियों में जगह जगह पे क्या बनाए गए थे, सोख्ते बना दिए गए थे। सोख्ते कि मान लीजिए इसमें से पानी बहते हुए जा रहा है नाला, तो इसमें जितने भी भारी कण होंगे इसमें आकर इस सोख्ते में क्या होंगे, रुक जाएंगे, फिर आगे सोख्ता बना जाता था। तो मतलब बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से इनकी व्यवस्था की गई थी। तो पूछा जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना प्रणाली थी उसकी सर्वप्रमुख विशेषता क्या है, तो आप बताएंगे नगर योजना एवं जल निकास प्रणाली इनकी सबसे प्रमुख विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की। नगरों के अवशेषों में प्राप्त पश्चिमी टीलों को नगर दुर्ग और पूर्वी टीलों को निचला नगर कहा गया। जैसे सिंधु घाटी जो सभ्यता रहा करती थी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता ये है, तो इसमें जो नगर व्यवस्था हमारे जिसके अंदर ये नगर है, तो नगर के इधर का पश्चिम, इधर का पूरब मान लेते हैं ऐसा। तो जो पश्चिम साइड था, इस पश्चिम साइड पे जो थोड़ा सा ऊंचाई पर बिल्डिंग बने होते थे, मतलब थोड़ा पहाड़ी एरिया था, पहाड़ी पर जो बिल्डिंग बना होता था, ये तो इनकी ऊंचाई थोड़ी कम होती थी, लेकिन पहाड़ी पर होने के कारण ऊँचे हो जाते थे। तो जो पश्चिमी साइड में था उन्हें कहा गया नगर दुर्ग। और जो नगर के पूर्वी तट पे था, पूर्वी ओर था, वो नीचे खाई की तरफ था, मतलब ढलानों में था, जिसे कहा गया निचला दुर्ग कहा गया। उन्हें क्या कहा गया, निचला दुर्ग कहा गया या निचला नगर कहा गया। याद रखना है आपको कि नगर के पश्चिमी वाले को क्या कहा गया, नगर दुर्ग कहा गया, और पूर्वी वाले को क्या कहा गया, निचला नगर कहा गया, ठीक है, ये याद रखना है। सबसे विशाल भवन, अगर आप कोई पूछे सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे विशाल भवन था, तो आप बताएंगे कि अन्नागार था, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ा स्नानागार अन्नागार जो था। अन्नागार का मतलब एक तरीके से वेयर हाउस, भंडार गृह, जहाँ पर अनाजों को क्या किया जाता है, जमा करके रखा जाता है। जैसे आज हम लोग आलू ये सब एक्स्ट्रा होता है, तो हमने बताया था कि ले जाकर कोल्ड हाउस होता है वहाँ पर जमा करते हैं। ठीक इसी प्रकार से उस वक्त भी इनके क्या सरप्लस प्रोडक्शन होता था, अतिरिक्त उत्पादन होता था। जो सरप्लस प्रोडक्शन होता था, जहाँ पे जमा करके रखते थे, उसे कहा जाता था अन्नागार। और कहाँ पर प्राप्त हुआ ये, मोहनजोदड़ो से। फिर इनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो देखिए इनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो प्रमुख रूप से व्यापारिक सभ्यता थी। व्यापारिक यानी व्यापार पे आधारित सभ्यता थी, प्रमुख रूप से कृषि। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता कैसी थी, पूर्व वैदिक, तो आप बताएंगे कि वो कैसी थी, पशुचारण व्यवस्था थी, घुमक्कड़ी थे। फिर उत्तर वैदिक कृषि वाले हो गए हैं, लेकिन उन सबसे पहले ये सभ्यता रहा करती थी जो यहाँ पर एक नगरीय व्यवस्था थी और व्यापारिक सभ्यता थी, व्यापार पे आधारित थी। तो प्रमुख रूप से व्यापारिक सभ्यता थी ये। वर्ड जी पे आधारित थी। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस पर आधारित सभ्यता थी, देगा पशुपालन पे, देगा कृषि पर, व्यापार पर, फिर और उसी में से एक और ऑप्शन देगा। तो याद रहे कि प्रमुख रूप से किस पर आधारित थी, यह व्यापारिक सभ्यता थी। सबसे पहले कपास का उत्पादन का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। सबसे पहले अगर भारत में पूछा जाए कपास उत्पादन किसने किया था,
तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। चांदी का सबसे पहले भारत में उत्पादन इन्हीं लोगों ने किया था, सबसे पहले चांदी का भी पता इन्हीं लोगों ने किया था। ठीक है, चांदी का, कपास का इन्होंने किया था। इसीलिए यूनानी सभ्यता में इसे सिंडेन कहा गया है, सिंडेन, क्योंकि सिंध कहा जाता था, सिंधु नदी को सिंध कहा जाता था, तो इसलिए उन लोगों ने कपास को सिंडेन कहा गया है, कपास को सिंडेन कहा गया यूनानी में, भारत में जो प्राप्त हुआ था। फिर इनमें जो प्रमुख पशु था, इनकी जो सबसे प्रमुख पशु थी वो था कुबड़ वाला सांड। अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख या पूजनीय कोई अगर पशु था तो कौन था? कुबड़ वाला सांड। आप लोगों ने सांड जो देखा है, जो नॉर्मली देखते हैं, जो उनको ऊपर पीठ के ऊपर जो बहुत बड़ा सा कुबड़ निकला होता है, उसी को कहते हैं, नहीं कि कोई बहुत दूसरा है। तो कुबड़ वाला जो सांड था वो सबसे क्या था? प्रमुख था, पूजनीय इनके लिए ये पशु था। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुछ चीज़ों को आयात करते थे। आयात मतलब दूसरी जगह से मंगाते थे सिंधु सभ्यता के लोग, और वो स्थान कहाँ है? क्वेश्चन इसमें पूछ लिया। देखिए बहुत से ऐसे तो बहुत सी चीज़ें मंगाते थे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है उन्हीं को हम लिखे हैं। जैसे सोना पूछ लिया जाएगा कि सोना कहाँ से मंगाते थे, सिंधु सभ्यता के लोग सोना कहाँ से प्राप्त करते थे, तो आप बताएंगे अफगानिस्तान से। आज जो अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान पहले भी बहुत यहाँ पर खनिजों का भंडार था और आज भी खनिजों का भंडार है, लेकिन उनके धार्मिक स्थिति ने उस देश को क्या करके रखा है? बर्बाद करके रखा है। अफगानिस्तान से मंगाते थे। फारस जिसे ईरान कहा जाता है आज के समय में, इसकी भी धार्मिक स्थिति की वजह से ये ईरान बर्बाद है। नहीं, ईरान आज भी विकसित होता। कर्नाटक, ये जो हमारे भारत का कर्नाटक है, यहाँ से भी आज भी जानते हो आपको, कोलार जो है, जो KGF मूवी बना है, कर्नाटक में कोलार खान के आधार पर ही बना है। तो कर्नाटक, फारस, अफगानिस्तान, इन 3 जगह से सोना मंगाते थे। कौन से लोग? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। फिर चांदी, ये चांदी कहाँ से मंगाते थे? तो चांदी मंगाते थे अफगानिस्तान से और ईरान से। देखिए सोना भी अफगानिस्तान था, चांदी भी अफगानिस्तान था, और ईरान, जो मैंने यहाँ पर फारस लिखा है वही ईरान, दोनों एक ही है। ठीक है, ये भी दोनों देश सोना चांदी के मामले में बहुत बड़े भंडारक थे। फिर तांबा कहाँ से मंगाते थे? तो तांबा का मंगाते थे ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेतड़ी। ये खेतड़ी अपने राजस्थान में पड़ता है। याद रखना है कि अगर पूछा जाए तांबे के लिए सबसे भारत का प्रमुख स्थल कौन है, तो आप बताएंगे खेतड़ी। कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। आज भी तांबे का उत्पादन यहाँ से होता है। फिर और कहाँ से मंगाते थे? बलूचिस्तान। हमने बताया था कि पाकिस्तान का वो सबसे नीचे वाला हिस्सा, पाकिस्तान का सबसे नीचे वाला हिस्सा जो अरब सागर से सटा हुआ है, उसी का नाम क्या है? बलूचिस्तान। उस बलूचिस्तान से तांबा मंगाते थे और राजस्थान के खेतड़ी से तांबे को यूज करते थे। फिर टीन कहाँ से यूज करते थे? तो ये भी ईरान और अफगानिस्तान। देख रहे हैं, ईरान और अफगानिस्तान। सोना में भी, चांदी में भी, टीन में भी, इनमें भी ईरान अफगानिस्तान है, बहुत प्रमुख है। फिर सेल खड़ी कहाँ से मंगाते थे? तो सेल खड़ी मंगाते थे बलूचिस्तान से, गुजरात से, राजस्थान से। सेल खड़ी आप लोगों ने अगर कभी खड़िया देखा हो, खड़िया जिससे पत्थर की तरह थोड़ा सा होता है, उसी को सेल खड़ी। उस वक्त तो देखिए सिंधु सभ्यता में लोग जैसे व्यापार करते थे ना, जैसे हम लोग आज जाते हैं दुकान से कुछ खरीदते हैं तो पैसे देते हैं और सामान खरीद लेते हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग सामान खरीदने के बजाय क्या देते थे? मोहरे देते थे। और वो मोहरे जो होती थी वो सबसे अधिकतर जिस धातु की बनी होती थी या जिस चीज़ का बना था वो था सेल खड़ी। ये याद रखना है आपको कि सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक जो मोहरे बनी थी वो किस चीज़ के बने थे? सेल खड़ी के। और मोहरों का प्रयोग क्यों किया जाता था? तो किसी भी वस्तु के क्रय और विक्रय में मोहरों का प्रयोग किया जाता था। जो मोहर मारा जाता है, उस मोहर का प्रयोग किया जाता था, वस्तुओं के आयात निर्यात में प्रयोग किया जाता था। और सबसे अधिक सेल खड़ी, सबसे अधिक मोहरें जो बनी हुई किस चीज़ का बना हुआ है? तो सेल खड़ी का। ये याद रखना है आपको। और सामाजिक स्थिति इनकी देख लेते हैं कि सामाजिक स्थिति कैसी थी सिंधु सभ्यता। तो ये मातृ देवी की पूजा करने वाले थे, अर्थात मातृ सत्तात्मक परिवार था। आज जैसे हम लोगों का समाज एक पितृ सत्तात्मक है ना, हालांकि बस कुछ अपवाद छोड़ दिया, जैसे केरल को देखा जाए तो ये मातृ सत्तात्मक है। और अगर आप देखेंगे गारो खासी जयंतिया मेघालय में, तो वो भी मातृ सत्तात्मक है। मातृ सत्तात्मक क्या होता है कि माता का ही अधिक शासन चलता है। या जैसे कह लीजिए जाए कि हम लोगों के में क्या होता है कि कन्याओं का शादी होता है तो वो पुरुष के यहाँ जाती हैं, कन्याओं का शादी होता है तो वो पुरुष लड़के के घर जाती हैं, तो ये पुरुष सत्तात्मक की बात करता है। लेकिन जैसे आप चले जाएंगे केरल में चले जाएँ या गारो खासी जयंतिया में कुछ ट्राइबल्स में चले जाए, तो वहाँ पर पुरुषों की शादी होती है और वो महिला के घर जाते हैं, तो वहाँ पर पुरुष अपने बाप के कंधे पर सर रख के रोता है। लेकिन ये सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी थी जहाँ पर समझ लीजिए कि पुरुष बाप के कंधे पर सर रख कर बताओ, क्योंकि मातृ सत्तात्मक समाज था, मातृ देवी की पूजा करने वाले लोग थे ये। इनकी लिपि जो थी वो कौन सी थी? पिक्चोग्राफिक थी। पिक्चोग्राफी को हिंदी में कहते हैं भाव चित्रात्मक। जो चित्र के माध्यम से भावों को क्या करते थे? प्रदर्शित करने के लिए, चित्र के माध्यम से भावों को प्रदर्शित करने के लिए ये भाव चित्रात्मक थे।
इनकी लिपि जो थी, लिपि समझते हैं ना कि जब हम किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो ये भाव चित्रात्मक इनकी लिपि थी, यानी पिक्चोग्राफिक थी, जो दाएं से बाएं लिखा जाता था। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, बाएं से हम लोग किधर जाते हैं, दाएं की तरफ, ये लिखते थे दाएं से बाएं जाते थे, और बाएं से फिर नहीं किधर से शुरू करते थे, फिर बाएं से ही लिखते हुए दाएं आते थे। तो दाएं से लिखते हुए बाएं जाते थे, फिर बाएं से लिखते हुए दाएं आते थे। इस प्रणाली को, इस सिस्टम को जो कहा जाता है, इसे कहता है बोस्ट्रोफेदन बोला जाता है, बोस्ट्रोफेदन बोला जाता है। क्या कहता है, बोस्ट्रोफेदन। इस मतलब दाएं से आप लिखते हुए बाएं गए, बाएं से फिर दाएं आए, दाएं से फिर बाएं, बाएं से फिर दाएं आए। इस लिखने की इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, बोस्ट्रोफेदन। और जो लिपि है वो लिपि कौन सी थी, पिक्चोग्राफिक। तो लिपि पिक्चोग्राफिक है, लेकिन जो लिखने का जो स्टाइल है, जो राइटिंग स्टाइल है, वो राइटिंग स्टाइल जो थी वो बोस्ट्रोफेदन। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि जो सिंधु सभ्यता में जो लिखने की स्टाइल थी, जो लिपि को लिखने की जो प्रक्रिया थी, उसे क्या कहा जाता था, तो याद है बोस्ट्रोफेदन। क्या कहा जाता था, बोस्ट्रोफेदन कहा जाता था, याद रखना है। फिर अब इनकी धार्मिक स्थिति देख लेते हैं। धार्मिक स्थिति क्या थी सिंधु सभ्यता के लोग, तो ये मानव, वृक्ष, पशु, ये मानव की भी पूजा करते थे, वृक्ष की भी पूजा करते थे, और पशुओं की भी पूजा करते थे। ये तीनों रूपों में ईश्वर की पूजा करते थे। मतलब मानव को, ईश्वर को ये जैसे आज के समय में हम लोग बजरंगबली मान लेते हैं अपने यहाँ, एक पशु ही है, एक मंदिर ही है। सर्प, नाग देवता मान लेते हैं, पशु पूजा है वो। तो ये लोग भी पशु पूजा करते थे, नाग योनि सब का पूजा करते थे, आग की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे, वृक्षों को पूजा करते थे। तो वृक्ष, जैसे आज भी हमारे यहाँ वृक्ष की पूजा होती है ना, तुलसी पूजा, नीम की पेड़ की पूजा, उसी प्रकार से ये लोग भी वृक्ष की पूजा करते थे। कई पशुओं की भी पूजा करते थे और मानव की भी पूजा करते थे। तो ये तीनों रूपों में ईश्वर मान के पूजा करते थे उनकी। फिर उसके बाद यह लौकिकता तथा व्यवहारिकता पर विशेष ध्यान। यह लौकिकता जिसे कहते हैं दिस वर्डलीनेस, यह लौकिकता को क्या बोलते हैं, दिस वर्डलीनेस। मतलब हमारा जो कुछ भी है वो यही है। हम लोग जैसे कल्पना कर लेते हैं कि हमें मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग में जाएंगे तो परियां मिलेंगी, और वहाँ पर अच्छी अच्छी सभी सुविधाएं मिलेंगी। तो हम इस जहाँ पर रह रहे हैं यहाँ की बात छोड़कर हमें कल्पना कराई जा रही है मरने के बाद कहाँ का, स्वर्ग का। जो पंडित जी सपने दिखाते हैं कि अगर आपने दान दक्षिणा किया, ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया, तो आपको स्वर्ग मिलेगा। जो ये आपको कल्पना कराई जा रही है, ये परलोकवादी है। मतलब इस लोक की बात नहीं कर रहे हैं, ऊह लोक की बात कर रहे हैं। मतलब उसे कहते हैं ऊह लोकवादी कहते हैं, दैट वर्डलीनेस बोल रहे हैं उसे इंग्लिश में, दैट वर्डलीनेस। और जब यहाँ की बात करें उसे कहते हैं यह लोकवादी, उसे कहेंगे परलोकवादी। और यहाँ की जो बात करेगा यह लोकवादी, यानी दिस वर्डलीनेस। तो सिंधु सभ्यता के लोग दिस वर्डलीनेस थे, यानी यह लौकिकता पर ज़्यादा ध्यान देते थे और व्यवहारिकता पर ज़्यादा ध्यान देते थे। व्यवहारिकता मतलब जो समाज में हो रहा है उस पर ज़्यादा विश्वास रखते थे ये, इसलिए विकसित सभ्यता थी। हमारे वर्तमान में देख रहे हैं आज के समय में लोग यह लोकवादिता के जब बजाय कौन सा ज़्यादा लोग हो गए हैं, परलोकवादी हो गए हैं। अधिकतर दूसरे लोग को ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं। तो परलोकवादिता पर ज़्यादा विश्वास करेंगे तो इसमें ब्राह्मणों को ज़्यादा फायदा होता है, जो भी पुरोहित होते हैं, पर विशेष ध्यान दिया। स्वास्तिक एवं चक्र का प्रयोग किया। स्वास्तिक जानते हैं, अगर आप लोगों ने कभी ये चित्र देखा होगा, ये वाला चित्र, इसे कहते हैं स्वास्तिक चित्र। इस स्वास्तिक एवं चक्र का प्रयोग किया है, जो कि किसकी उपासना के लिए प्रयोग किया जाता था, सूर्य की पूजा पाठ करने के लिए। ये वाला चित्र जो होता है, ये वाला चित्र जो होता है, इसे कहते हैं स्वास्तिक चित्र। बहुत लोग पहन के भी घूमते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता है। स्वास्तिक एवं चक्र का प्रयोग सूर्य उपासना में करते थे। मूर्खता है ये सब मूर्खता है और कुछ नहीं है। यज्ञ से परिचित थे ये लोग। किससे परिचित थे, यज्ञ से परिचित थे, यज्ञ जानते थे। और पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म में, कि अगर हम अच्छा कर्म किए तो हमारा फिर पुनर्जन्म, फिर जन्म होगा। अगर हमने गलत कर्म किया तो हमें हमारा पुनर्जन्म कुछ किसी ऐसी जाति में हो जाएगा, इसी ऐसे जीव जंतु के रूप में हो जाएगा जो हमारे लिए क्या होगा, हमें जिसमें प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। देखिए बातें ये है कि जो हम लोग लिपि पढ़ नहीं पाए हैं, वो लिपि के आधार पर तो हमें नहीं पता है, कोई भी कुछ नहीं पता है, बस हम लोग अनुमान लगाते हैं। तो जो अनुमान जो इतिहास लिखने वाला होगा, उस इतिहास ने हो सकता है कि अपना अनुमान रूढ़िवादिता से ग्रसित होकर लगाया होगा। तो जैसे पशुपति की बात कर देगी कि सिंधु सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे, और उसमें शिव कहीं पे लिखा भी नहीं है और ना तो शिव पढ़ा भी गया है। एक व्यक्ति बस प्राप्त हुआ है, पशुपति, मतलब पशु के रूप में प्राप्त हुआ है। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो ये व्यक्ति जो मूर्ति प्राप्त हुई है, ये शिव की मूर्ति है।
यानी पशुपतिनाथ। पशुपति कौन थे? तो हमारे शिव भगवान थे। तो ये माइंड सेट जो है रूढ़िवादिताओं से ग्रसित है थोड़ा बहुत। जो सिंधु सभ्यता का इतिहास लिखा गया रूढ़िवादिता से ग्रसित होकर लिखा गया है। जैसे यहाँ पर दिया है ना कि ये यज्ञ से परिचित थे। किसने बता दिया कि यज्ञ करते थे? हो सकता है भाई वेदिका बनाए होंगे खाना पीना बनाने के लिए, लेकिन कहा गया कि ये यज्ञ से परिचित थे। आपसे भी एग्जाम में कहा जाए कि ये यज्ञ से परिचित थे तो आप कहेंगे कि हाँ थे परिचित, वहाँ पे विवाद आप नहीं करेंगे, ठीक है। तथा पुनर्जन्म में विश्वास ये भी रखते थे। फिर है मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। यहाँ से कोई मंदिर का साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है कि सिंधु सभ्यता के लोग मंदिर बनाते थे। अगर आपसे कोई पूछे सिंधु सभ्यता के लोग मंदिर बनाते थे तो आप कहेंगे कि नहीं, मंदिर का साक्ष्य अभी तक कहीं से नहीं प्राप्त हुआ है। फिर कुबड़ वाला साड़ सबसे पूजनीय था। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे सबसे अधिक किसकी पूजा करते थे? एक कुबड़ वाला साड़, जो तब मैंने बताया था कि जो साड़ आप लोगों ने देखा होगा जिसके पीठ पर एक उठा होता है उसे कहते हैं कुबड़ वाला साड़। फिर सबसे एक और लास्ट क्वेश्चन है आज का, मोहनजोदड़ो से प्राप्त 3 मुख वाला योगी। एक व्यक्ति बैठा हुआ है, योगी मुद्रा में है, फलती मार के बैठा हुआ है और ध्यान लगाए हुए है, 3 मुख वाला। जैसे हम रूढ़िवादियों ने कहा कि ब्रह्मा के शायद ये अवतार, ब्रह्मा की पूजा करने वाले थे, शायद ब्रह्मा थे ये, की मूर्ति प्राप्त हुई है। इनमें कुछ पशु पूछ लिया था एक बार एग्जाम में कि जो सिंधु सभ्यता में जो एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, पहले बात यही पूछ लेता है कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से। फिर उसमें कौन कौन से जानवर हैं, किन किन जानवरों का चित्र है? तो एक है गैंडे का, एक है भैंसा का, एक है बाघ का, एक है हाथी का और एक है हिरन का, ठीक है। तो गैंडा, भैंसा, बाघ, हाथी और हिरन, इन 5 जानवरों का चित्र बना है उस जो योगी की प्राप्त मूर्ति है उस मूर्ति पे। और वो हिरन के ऊपर बैठे हुए हैं, वो योगी जो बैठे हुए हैं किस में बैठे हुए हैं? हिरन के ऊपर। और ये जो गैंडा और भैंसा है ये बाएं साइड में है, बाएं साइड में है, और ये दाएं साइड में है उस मूर्ति के, और हिरन के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये जो बातें थी सिंधु सभ्यता से संबंधित, हमने सभी बातें समझा दिया है आप लोगों को। अब कुछ बचा नहीं है, बस एक बचा है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। फिर उसके बाद आ जाएंगे वैदिक, उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक, तो बहुत जल्दी से खत्म होगा। बस अगर आप लोग बस अपना लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते चले चैनल को। सभी को धन्यवाद, बाय।